एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। और आज डिस्कशन है बेटा आपकी 17 जुलाई के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की। और इसमें अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज आपके जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी कवर कराने वाली हूँ। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना which envisages development of 100 agricultural districts through the convergence of existing schemes with an annual outlay of 24,000 crore per year। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है अदरवाइज, और इसको आप आईएएस में भी कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। और इसके अंडर जो है वो 100 एग्रीकल्चरल आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको क्या करना है, इन्होंने डेवलप करना है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसको कन्वर्ज कर देंगे और ओवरऑल 24,000 करोड़ पर ईयर का इसके ऊपर खर्चा आने वाला है। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ 36 existing schemes across 11 departments, other state schemes and local partnership with the private sector। तो ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होगी कन्वर्जन से ही, जिसमें कि 36 जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो 11 डिपार्टमेंट्स और बाकी सारी स्टेट स्कीम्स यहाँ पे सब्स्यूम हो जाएंगी। At the briefing on the cabinet's decision, information and broadcasting minister, that is Ashwini Vaishnav, said that the scheme would be implemented for 6 years beginning from 2025 to 26। Master plan will be prepared for each district and it will include agriculture and other allied activities also। ये भी आपने ध्यान रखना है, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। And then he said that the scheme would benefit about 1.7 crore farmers। तो ये आपकी सेंटर के लेवल की एक नई स्कीम है, दैट इज टू डेवलप 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। द स्कीम वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो कि बजट में इस साल, एंड सेइंग दैट द गवर्नमेंट वाज मोटिवेटेड बाय सक्सेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इससे पहले इस लेवल पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला। शी हैड सेड दैट द स्कीम वुड कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स which with low productivity। कौन से डिस्ट्रिक्ट में फोकस होगा जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है एंड बिलो एवरेज क्रेडिट जो है पैरामीटर होते हैं वहां पे। नाउ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज बेसिकली मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली लैंड इज यूज्ड। The number of crops grown in an area in agricultural year, तो एक साल में कितनी क्रॉप्स आप वहां से लेते हो, वहां से एग्रीकल्चर इंटेंसिटी जो है वो जानते हैं। So 100 districts will be identified based on 3 key indicators। तो इसके लिए कौन से इंडिकेटर्स हैं? पहला लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड थर्ड इज लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। सो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन ईच स्टेट ऑब्लिक यूटी विल बी बेस्ड, यूटीज में भी अप्लाई होगी ये, will be based on share of net crop area and operational holding। However, a minimum of 1 district will be selected from each state। The official statement ये कवर कर रही है कि कम से कम एक तो आपका हर एक स्टेट में से डिस्ट्रिक्ट जो है वो आना ही आना है। The scheme aims to enhance agricultural productivity, increase adoption of crop डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसके एम क्या है, इसको ध्यान से आप एक बार लिख के लर्न कर लेना। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कॉमन सेंस है वो बढ़ानी है। इंक्रीज इन अडॉप्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये भी कॉमन सेंस से लर्न हो जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रखनी है। ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज, नाउ दिस इज टू बी लाइक इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको, बिकॉज हम अगर थोड़ा सा गैस वर्क भी करते तो हम पोस्ट हार्वेस्ट का गैस नहीं कर सकते। तो इसको फोकस करो कि पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज भी होगा एट द पंचायत एंड द ब्लॉक लेवल एंड इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज, फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एज शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी इन्वॉल्व है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही। According to the statement, committee will be formed at the district, state and national level for effective planning, implementation and monitoring the scheme। Central nodal officers will be appointed for the field visits। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज प्लान विल बी फाइनलाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति विच विल बी हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करेंगे समिति को एंड इंक्लूड प्रोग्रेसिव फार्मर्स एज अ मेंबर। सो इसके अंदर जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हैं विल बी अलाइंड टू द नेशनल गोल ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ऑब्वियसली नेशनल लेवल पर भी हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाते ही हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल हेल्थ, सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड लैंड सेक्टर, ये सारा हम ऑलरेडी नेशनल लेवल पर हमारे जो एम्स हैं वो इसके साथ जो है सब्स्यूम करेंगे। इन एडिशन सेंट्रल एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज विल बी असाइंड
each district as technical knowledge partner. So यूनिवर्सिटी की पार्टिसिपेशन रहेगी एंड द स्कीम इज डिजाइन्ड ऑन द लाइंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये पहले भी बात की गई है। एंड इससे पहले 2018 के अंदर 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो है अक्रॉस द कंट्री, उसके लिए आपकी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लान आई थी। सो ये जो आपकी प्लान है टू दैट इज द धन्य डिस्ट्रिक्ट विल बी रैंक बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो धन्य को भी फिर आगे ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्टेट्स को जो है वो रैंक करेंगे, और इसके लिए पोर्टल और डैशबोर्ड भी रहेगा, विल बी डेवलप्ड एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑन 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो जो इंडिकेटर्स है वो काफी ज्यादा है, 117 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। एज द टारगेटेड आउटकम इन दीज 100 डिस्ट्रिक्ट्स विल इंप्रूव द ओवरऑल एवरेज अगेंस्ट key performance indicators will rise for the country. The scheme will result in higher productivity, value addition in agriculture and agri sector. Local livelihood भी ध्यान रखेंगे उसके लिए, and hence increase domestic production and achieve self reliance, जो कि हमारा अगेन हम इसको लिंक कर ही देते हैं आत्मनिर्भर भारत। So as the indicator of these 100 districts improve, the national indicators will automatically show an upward trajectory. So गुड फॉर यू पीपल। एग्रीकल्चर सेक्टर है तो पीसीएस में इंडायरेक्टली अप्लाइड हो जाता है आपका। सेंटर की स्कीम है, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में करंट स्कीम्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर नहीं पूछे जाए तो आप इंडायरेक्टली इसको रिलेट करेंगे, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसके की पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है डिस्कशन का, अगेन दैट इज अपॉन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्री स्पीच। और ये अभी किस डायरेक्शन में आया है, उदयपुर फाइल्स नाम की एक जो है आपकी मूवी है, और इसको लेके अभी ये कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे पोस्टेड फॉर जुलाई 21 एन अपील बाय उदयपुर फाइल्स फिल्म मेकर, ये लोग जो गए हैं अभी एंड चैलेंजिंग द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इसके खिलाफ फैसला दे दिया है दैट स्टेट इट्स रिलीज, और इसकी रिलीज रोक दी गई है टिल सेंटर टेक्स अ कॉल, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये बात छोड़ दी गई है कि वो इसको चेक करें। प्रॉब्लम क्या है, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट वुड वेट फॉर द आउटकम ऑफ सेंटर स्टैट्यूटरी हियरिंग। द बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड Joyamala Bagchi also questioned which article should prevail in case of conflict between the fundamental rights to free speech and expression under Article 9 and the right to life and liberty under Article 21. ये रहा आपका फ्यूचर क्वेश्चन कि अगर इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम आ जाए आर्टिकल 19 और 21 में, तो फिर क्या करना चाहिए। आर्टिकल 19 डेफिनेटली आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आर्टिकल 21 यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है ये थोड़ा सा अभी आप और सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 21 यहाँ पे कैसे आ रहा है। अभी नाउ द टॉप कोर्ट सेड वी एक्सपेक्ट the centers committee will decide the revision petition immediately. Section 6 of the Cinematographic Act है 1952, जिसमें कि आप चेक करके देखते हो, give center revision power over the decision of your CBFC. Now, High Court order had come on a plea by Maulana Arshad Madani, a principal of Darul Uloom Deoband and others. इन्होंने इस मूवी के अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में गए थे। अपेयरिंग फॉर द फिल्म मेकर सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया सबमिटेड दैट द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एज वेल एज कन्हैया लाल्स सन वर गेटिंग थ्रेट्स। अभी ये जो मूवी है दैट इज रिगार्डिंग एन इंसिडेंट जो कि राजस्थान में हुआ था। कन्हैया लाल जिनकी जो है वो जिनको डेफिनेटली एक तरह से रिलीजियस बेसिस के ऊपर मार दिया गया था, और इनके ऊपर जो है ये मूवी बनाई जा रही है, लेकिन इस तरह की इसकी पिक्चराइजेशन है मे बी कि शायद ये थोड़ा भड़काने वाली है, और इससे हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो है बिटवीन टू रिलीजन्स दैट इज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो ये होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से ये मौलाना अरशद मदानी ये गए थे कोर्ट में। और अपेयरिंग फॉर द फिल्म मेकर्स की साइड से जो सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया है उन्होंने अपनी सबमिशन दी है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारी अब जो है वो कन्हैया लाल के जो बेटे हैं उनसे भी अप्रूवल ले ली है, और इनफैक्ट अभी एट द मोमेंट क्या चल रहा है कि इनकी फैमिली के ऊपर जो है वो थ्रेट्स आ रहे हैं। Now the bench granted them liberty to approach to Supreme Court of to approach the Superintendent of Police or Commissioner of Police.
तो यहाँ पे फिर जो आपकी बेंच है उन्होंने कहा कि आप इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए जो है वो पुलिस के पास जा सकते हो। भाटिया contended that Delhi High Court order was erroneous as there is a presumption of legality once a film is certified by CBFC। तो CBFC की अगर सर्टिफिकेशन मिल गई है तो हाई कोर्ट को इस तरह का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था कि इसकी फिल्मिंग ना की जाए। On Wednesday, senior advocate Kapil Sibal appearing for Madani, और मदानी की तरफ से जो वकील है वो कपिल सिब्बल है, वो क्या कह रहे हैं? He had watched the film at a special screening allowed at Delhi High Court। Delhi High Court में इसकी special screening भी हो चुकी है। And I was shaken in every sense of the word। If any judge were to see it will be shocked, and it's a complete thematic dissertation of hate against the community। मूवी इस तरह से पिक्चराइज की गई है कि वो बहुत ज्यादा भड़का रही है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। इट इज समथिंग दैट जनरेट्स वायलेंस। यहाँ पे आपका आ रहा है आर्टिकल 21, क्योंकि इसकी पिक्चराइजेशन हाई कोर्ट में की गई, उसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाया, और ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा खून खराबा करा सकती है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। इट सीड्स वायलेंस, इट्स विलिफिकेशन ऑफ एन इंटायर कम्युनिटी। पूरी की पूरी कम्युनिटी के खिलाफ आप जो है वो भड़का रही हो। The court also took up for hearing a petition by an accused in the murder case, that is Mohammad Javed, alleging that allowing its release would prejudice his right to fair trial। और दूसरी तरफ आपका ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर ट्रायल चल रही है, तो इस टाइम पे इस तरह की जो पिक्चर अगर आ रही है तो उसका उस बंदे की ट्रायल पे भी असर होगा। Appearing for Javed, senior advocate Menka, that is Guruswamy, said the film portrays two subjudice issue। ये issues already subjudice हैं, उसके ऊपर मूवी नहीं बननी चाहिए। कौन से? एक तो ज्ञानवापी डिस्प्यूट है, दूसरा कन्हैयालाल मर्डर है। So the movie is bordering on hate and they can't claim free speech to violate fair trial or lower the जुडिशरीज रेपुटेशन। तो एक तो फेयर ट्रायल में आपका राइट टू फ्री स्पीच क्रॉस कर रहा है, और एक आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में क्रॉस कर रहा है। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपके इस टाइम पे डेफिनेटली इस इवेंट की वजह से न्यूज में है, और इसके ऊपर आपको मेंस में बहुत ही कह सकते हैं कि चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर आपने इस न्यूज के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, उसको आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसका ध्यान रखना। और आगे भी अभी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अभी पहले गवर्नमेंट का इस पे क्या जो है स्टैंड आता है, देन व्हाट विल हैपन, दैट वी विल सी आफ्टर लाइक इन फ्यूचर। देखते हैं अभी आगे चल के इसके बारे में कैसी न्यूज आती है, बट इसको आप नोट डाउन करना शुरू करो और डेफिनेटली इसको लेके एक नोट बना लो कि अभी ये आर्टिकल्स जो है वो हमारे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में है, राइट। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है दिस इज रिगार्डिंग पंजाब, और यहाँ पे ट्रैफिकिंग को लेके बहुत ज्यादा जो है वो अभी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई है, और खास करके बैगर्स जो कि जनरली बच्चों को उठाकर बेच देते हैं या उनसे जो है वो बैगिंग कराते हैं, वो भीख मंगवाते हैं। तो इसको लेके एक नया जो है वो एक प्रयास आया है, नई कॉन्सेप्ट आई है और इसके ऊपर काम हो रहा है। मतलब पंजाब गवर्नमेंट वेडनेसडे ऑर्डर टू कैरी आउट डीएनए टेस्ट ऑन चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग along with the adults accompanying them। जिन लोगों के साथ वो बच्चे रह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आप उनका डीएनए जो है वो टेस्ट मैच करके देखा जाएगा टू असर्टन इफ दे आर देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, कि वाकई उनके जो है वो रियल पेरेंट है कि वो बच्चों को उठा के ऐसा काम कर रहे हैं। इफ डीएनए टेस्ट कंफर्म्स दैट द एडल्ट इज नॉट रिलेटेड टू द चाइल्ड, द स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन विल बी टेकन इंक्लूडिंग पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट। एंड देन कैबिनेट मिनिस्टर जो है हमारी डॉक्टर बलजीत कौर, शी सेड दैट स्टेट गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग अ पॉलिसी टू कंडक्ट डीएनए टेस्ट ऑन चिल्ड्रन फाउंड बेगिंग ऑन द स्ट्रीट, पर्टिकुलरली दोज अकम्पनीड बाय एडल्ट्स, ताकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन से हम जो है वो थोड़ा छुटकारा पा सके और हम पंजाब को बैगर फ्री स्टेट बना सके। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट said that the step is essential to safeguard innocent lives and ensure that no child is being used on basically or trafficked under the guise of their guardianship। So गार्डियन बनके एक्चुअली वो इस तरह से बच्चों के साथ जो है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। एंड नाउ the government directed even DCs across the state to conduct DNA test of children found begging in streets पे जो बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं, and the order have been issued by the Directorate of Social Security, Women and Child Welfare under प्रोजेक्ट कौन सा है आपका, that is जीवन ज्योत 2। इसको आपने ध्यान में रखना है।
कौन सा प्रोजेक्ट है? जीवन ज्योत 2 जो है वो आपका प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री कौन सी है? दैट इज विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, राइट। और उसके अंडर जो है अब ये आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर सेक्शन 27 जो है सेक्शन 9 में भी एज पर नीड पास ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग डीएनए टेस्ट टू असर्टेन द पेरेंटिंग ऑफ द चिल्ड्रन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। और इसमें डेफिनेटली पंजाब के एरिया में हमें पंजाब की करंट अफेयर को बहुत ही ध्यान से फोकस करना पड़ता है फॉर द पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको मेंस में विल गेट एनफ चांसेस टू राइट सच थिंग्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रिसेंट इनिशिएटिव है, दैट इज प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2, राइट। नेक्स्ट हमारी बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, और दिस इज रिगार्डिंग योर कोल्हापुरी चप्पल। और इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कि आपके डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जीआई टैग्स मिलते हैं, और अदरवाइज भी हर एक कंट्री को होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हमें बिलोंग करती है, और इट हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड इश्यूज ऑल्सो। तो ये एक बड़ा ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है, जिसमें कि हुआ क्या, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। नाउ हाई लेवल टीम फ्रॉम इटालियन लग्जरी फैशन हाउस Prada visited the famous चप्पल गली of कोल्हापुर on Wednesday। तो कहाँ का आपका ब्रांड है? इटालियन लग्जरी फैशन हाउस है। इनके जो हेड है वो विजिट करते हैं कोल्हापुर को। क्यों? ये भी आपको समझ में आएगा। वहां पे वो इंटरेक्ट करते हैं शॉपकीपर्स ऑन द फुटवियर एंड हाउ दे वर डिस्प्लेड, पैकेज्ड एंड सॉल्व। One of the highlights of the trip was meeting with District Collector Anmol Yegde to discuss the heritage of Kolhapuri sandals। तो अभी ये चेक करना है कि वाकई ये जो हेरिटेज है ये हमें बिलोंग करती है। And the Prada team had met with craftsmen of previous day and reviewed the entire process। Now his visit जो है comes in Indian wake of global backlash after their spring summer 2026 collection at Milan Fashion Week on June 22 saw models walking down in flat sandals that looked similar to कोल्हापुर चप्पल। तो यहाँ से ये आपका जो है वो कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई है, जहाँ पे कि आपका ग्लोबल बैकलैश जो है वो पूरा का पूरा ग्लोबल लेवल पर ये बात की कंसर्न उठा, ये बैकलैश आया कि आप कैसे कर सकते हो। बिकॉज उन्होंने समर से जो आपका उनका स्प्रिंग समर सेशन था 2026 का, वहां पे उनके मिलान फैशन वीक के अंदर उनके मॉडल्स कोल्हापुरी चप्पल जैसी चीजें पहनकर आए हैं। एंड वहां पे सिंस द फैशन हाउस डिड नॉट गिव क्रेडिट और एक्नॉलेज द इंडियन रूट्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे हैड रिपोर्टेडली प्राइस्ड अपवर्ड ऑफ ₹1 लाख। इंडियन जो है आपकी जो उनका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज इंडियन ओरिजिन है इस पर्टिकुलर आपकी प्रोडक्ट का, तो उसको बिना मेंशन करते हुए इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है 1 लाख तक वो ले गए। एंड इट कॉज अ स्टॉर्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ, दिस इज नोन एज प्लेगरिज्म, किसी दूसरे के काम को चुराना, दैट इज प्लेगरिज्म। और ये डेफिनेटली अब उनके ऊपर लगता है, राइट। एंड कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन, तो आप किसी कल्चर की चीजों को मिस अप्रोप्रिएट करके अपना नाम लगा के, अपना टैग लगा के उसको बहुत ही महंगा करके बेचने की कोशिश कर रहे हो। एज वेल एज PIL भी इसके ऊपर जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो की गई। Now the Prada team has been working in a professional way, और ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं किया, लेकिन वो इसका प्रूफ देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। एंड they are like process of making Kolhapuri footwear वो यहाँ पे देखने आए हैं। This is the first time that such a high level team has visited Kolhapur। Team was impressed with the craftsmanship, but their standards are different from our handcrafted tradition, so we are waiting for their report on the visit। तो ऑब्वियसली अब आप देखते हैं अभी किस तरह से जो है वो इसको हैंडल करेंगे और किस तरह की रिपोर्ट हमारे पास आएगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है इंडियन प्रोडक्ट इस टाइम पे न्यूज में है। और यहाँ पे भी जो है परादा डेलीगेशन इंक्लूडेड उनका अपने टेक्नीशियंस एंड ऑल ये सब आए हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ यही बात पे ध्यान देना है कि ये इशू जो है वो क्यों अरप्ट हुआ है। और इसमें वो अपनी 5 to 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वेयर दे रिव्यूड द मेकिंग ऑफ कोल्हापुर चप्पल, तो ये प्रॉपर जो है विजिट करके ये सारे एरियाज को देख रहे हैं। और अभी देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें जो दी गई हो। नाउ कोल्हापुर चप्पल रिप्रेजेंट सेंचुरीज ओल्ड क्राफ्टमैनशिप and rooted in cultural fabric of Maharashtra. The products are not only symbolic of the regional identity but also support the livelihood of thousands of artisans and families. Now,
यहाँ पे इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द चप्पल हैड रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ऑलरेडी हम जीआई टैग 2019 में दे चुके हैं, सो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। रेस्ट वी विल सी जब इसका डिसीजन आएगा, लेकिन अभी इतना जो है वो आप इस न्यूज को ध्यान में रखो। नेक्स्ट न्यूज जो है बेटा, दिस इज रिगार्डिंग एनर्जी सेक्टर, और इसमें लेके आपको जो है वो डेटा मिल जाएगा। इंडिया हैज रीच्ड द की क्लाइमेट माइलस्टोन 5 years ahead of schedule. As of June 30, a non-fossil fuel sources account for 50.1% of the country's installed electricity capacity. Very very important. तो जो हमने सोचा था कि 50% जो है वो हम अपना टारगेट रखा था कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे बाय द एंड ऑफ 2030, और ये हमें 25 में अचीव कर लिया है। अब इसमें कौन कौन से आपके नॉन फॉसिल फ्यूल्स आते हैं? दैट इज योर न्यूक्लियर, लार्ज हाइड्रो एंड रिन्यूएबल्स मेड अप of just 30% of the installed capacity in 15 and 38% 2020 before rising sharply over last 5 years. अब हम more than जो है वो 50 मतलब 50.1% करने लग गए हैं। When the Paris Agreement on Climate Change was signed in 2015, India had committed to reach 40% of non-fossil fuel capacity by 2030, and this target was raised to 50%. पहले हमने इनफैक्ट 40% ही सोचा था, 22 में हमने कहा कि हम इसको 50% तक ले जाएंगे, जो कि हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है। This is a like great success. Now, as of June, India's total installed capacity, यहाँ से आपको complete data मिलने वाला है। तो हमारी टोटल जो है installed capacity stood at 485 gigawatt. Of this, renewables जो है including solar, wind, small hydro and biogas accounted for 185 gigawatt according to a press release of ministry. Large hydro capacity में 49 gigawatt, nuclear energy में 9 gigawatt, taking that total non-fossil fuel capacity just over the halfway mark. तो इस तरह से सबको कंबाइन करके हम 50% से थोड़ा सा ज्यादा हो गए हैं। सर्जिंग नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टेबल मिल रहा है। न्यूक्लियर, लार्ज हाइड्रो, रिन्यूएबल, ग्रैंड टोटल 15 से लेके 25 तक का, ये एग्जैक्टली आपके पास बहुत ही अच्छा टेबल है। इस टेबल को स्टडी करके आप लर्न कर लो, राइट। नाउ थर्मल जो है कंटिन्यूज टू डोमिनेट। अगर हम फॉसिल फ्यूल पे देखें तो थर्मल डेफिनेटली डोमिनेट कर रहा है। राइज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल टू इंडियाज एनर्जी मिक्स मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ड्रिवन बाय द rapid addition of solar and wind power. In 2024, India ranked 4th globally in renewable installed capacity, including large hydro, behind only China, US and Brazil. So 2024 में हम जो है वो 4th नंबर पे हैं, and to be sure that installed thermal capacity falling below, और हमारी thermal capacity थोड़ा हम कम कर रहे हैं, the halfway mark doesn't mean India's reliance on thermal power has dipped below 50%. लेकिन हम ये नहीं कि थर्मल बहुत कम कर चुकी है, ऐसा नहीं है। 50% अराउंड हमारा थर्मल पे ही है। एंड ऑन द कंट्री, सिंस renewable sources such as solar and wind are intermittent and cannot generate power around the clock, because completely जो है हमें 100% जो है वो हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए हमें थर्मल पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। And over 70% of the country's electricity. Now, bringing down thermal share in power generation and hitting India's 500 gigawatt non-fossil fuel target by 2030 will require much more, starting with the stabilization and strengthening of the grid. तो अभी हमारा जो मेन आगे तक के एम है वो है 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल से by 2030, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा जो है अपने सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्रिड करनी पड़ेगी। लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी हमारे लिए प्रॉब्लम है। बिटवीन 2020 एंड June 25, India added 95 gigawatt of solar and wind capacity, which now makes 35%. That is 168 gigawatt of the country's total installed electricity capacity. However, this rapid growth in intermittent sources without a corresponding thrust on building storage capacity. तो प्रोडक्शन तो हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी नहीं है। लाइक बैटरी सिस्टम, पम्प्ड हाइड्रो हैज स्ट्रेन्ड ग्रिड स्टेबिलिटी, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। जब फ्लक्चुएशन आती है तब हमें दिक्कत आती है। एंड नाउ 30th of May 2024, for instance, when the year's peak demand hit 250 gigawatt, grid managers struggled to meet it due to low renewable generation and insufficient base load support from thermal. तब हमें दिक्कत भी आई कि थर्मल से सपोर्ट मिल नहीं रही थी और हमें जो है
रिन्यूएबल से उस टाइम पर इतनी पावर जनरेशन हम नहीं कर पा रहे थे, हमारा स्टोरेज अच्छा नहीं है इसको लेके। एंड इन मे दिस ईयर इरेटिक रेन्स वीकेंड डिमांड्स एंड कॉजिंग रियल टाइम सोलर प्राइसेस टू क्रैश टू जीरो especially on Sunday afternoon, and these instances underscores the growing risk of grid instability। तो आपको आंसर ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है कि अभी भी इसके अंदर क्या इश्यूज है। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है ग्रिड की वो बहुत कम है, एंड एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट स्टोरेज है, एंड डैम्पनिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन एडिंग न्यू कैपेसिटी भी चल रहा है इसके साथ, ये इश्यूज है। एंड स्टोरेज अलाउज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर and wind plant to be absorbed when generation is high and released when it's low। तो ये स्टोरेज सिस्टम हमारे पास होना ही चाहिए। In 24 and India storage capacity was less than 5 gigawatt to 4.75 gigawatt of pumped storage and 110 megawatt of battery storage। Now storage जो है वो key focus है, so government has begun moving proactively on the policy front in recent months। In fact, the Central Electricity Authority issued an advisory to co-locate basically energy and this system storage system with solar projects in future। Now Ministry of Power has also expanded the viability gap funding scheme for battery storage। हमारी अलग से एक स्कीम भी चल रही है VGF for batteries and adding 30 gigawatt hours to the 13 gigawatt hours which is already under implementation with the total outlay scheme का है 5400 crore। On the pumped hydro front है 51 gigawatt is expected to come online by 2032। So interstate transmission system waiver for storage projects to spur their development has also been extended until June 2028। So 2028 तक और ज्यादा जो है ये सिस्टम को बेटर करने के लिए प्लान की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज अगेन दैट इज ऑन क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज आपको पता ही है, आपका एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है इन द मेंस, ये आपका GS1 है। Now, how climate change is fueling devastating wildfires in Europe। यूरोप में आपको पता है वाइल्ड फायर का दौर चलता रहा, तो उसको लेके अभी और हमें जो है अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। Now, wildfires have scorched hotspots in several Mediterranean countries this month, and with the blazes forcing thousands of people into lockdown, even in Catalonia, in Spain। स्पेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत चली, and in coaching of even your Marseille, the second largest city of France। स्पेन और फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा इसको झेल रहा है। And how bad have these wildfires been this year? So इससे जो है around 2,27,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो बर्न हुआ since the beginning of this year only। इसी साल के अंदर more than double the average of this time of the year over past 2 decades according to European Union जो है European Forest Fire Information System, वहाँ से ये डाटा है। And while far above average, it's not the highest in your this record which go back to 2002। इससे ज़्यादा इनफैक्ट 2002 में फायर्स हुई थी। यूरोप had particularly bad fire season 2003 का 2017 का when blazes burnt more than जो है even lakhs of hectares in each year and an area equivalent to the island of Jamaica। जमाइका का के जितना तो जो है वो आपका इनका एरिया इन सारे सालों के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया था। एंड इट इज नॉट येट क्लियर दैट इफ 2025 विल बी अ रिकॉर्ड ईयर, बिकॉज अभी 2025 खत्म नहीं हुआ है, इसके 6-7 मंथ्स में ही इतना ज्यादा ऑलरेडी रिकॉर्ड फायर्स जो है वो हो चुकी है। नंबर ऑफ फायर्स इन यूरोप आल्सो सर्ज दिस ईयर सो फार विद 1118 blazes detected in July 8 versus 716 in the same period last year। तो अभी कंपैरिजन करके देखें तो 716 की कंपैरिजन में मोर देन 1000 तो अभी हो ही गई है। इसके साथ ही हीट वेव चल रही है। हीट वेव इन यूरोप अर्लियर दिस मंथ stopped blazes around the Mediterranean including Syria where fires have burned through more than 3% of the country। My God, 3% सीरिया के अंदर जो है वो फायर से ही इफेक्ट हुआ है। हीट वेव डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन भी है एंड वन ऑफ द इफेक्ट भी है आगे चल के। एंड इनका 3% जो फॉरेस्ट कवर है इससे इन्फ्लुएंस हुआ। एंड इन ग्रीक जो आइलैंड्स ऑफ इविया एंड क्रेटे वाइल्ड फायर्स दिस मंथ forced thousands of people to evacuate their homes। But while Europe overall has seen a jump this year, scientists observing the fires say those in Mediterranean region have, while destructing so far, been relatively isolated। So what is driving the wildfire? हो क्यों रही है? Scientists say Mediterranean regions hotter जो है आपकी drier summer put it at a high risk of wildfires। Already वहाँ पे जो है आपकी summers जो होती हैं वो dry होती हैं, अब ये और ज़्यादा dry होने लग गई हैं। Once fires start, then plentiful dry vegetation and strong winds in the region can cause them to spread rapidly and burn। Now, climate change जो है exacerbated the risk of wildfires by creating hotter
एंड ड्रायर बैकग्राउंड कंडीशंस। अब क्लाइमेट चेंज होने से गर्मी बढ़ रही है, जिससे ड्रायर कंडीशंस बढ़ रही है, एंड दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू फायर सीजन स्टार्टिंग अर्लियर। इसी वजह से फायर सीजन हर बार होता है, लेकिन इस बार और जल्दी आ गया है। एंड कहाँ पे कंट्रिंग जो है वो मेनली बॉर्डरिंग योर मेडिटेरेनियन सी। इट हैज ऑल्सो मेड फायर्स मोर इंटेंस, इसके साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन मेनली फ्रॉम बर्निंग कोल, ऑयल, गैस हैव हीटेड द प्लैनेट by about 1.3 degrees Celsius since pre-industrial time. Pre-industrial time के कंपैरिजन में ओवरऑल हम 1.3 डिग्री सेल्सियस रेज कर चुके हैं टेम्परेचर। यूरोप हैज warm has twice the global average since 1980. यूरोप ही डबल जो है वो गर्म हो चुका है according to your WMO. That warmer baseline means higher temperature can be reached during heat wave, which climate change is also making more frequent, and this has been confirmed by United Nations Global Panel of Climate Scientists. तो कितने सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। Now what is the forecast? आगे क्या हो सकता है? Countries are preparing for worse blazes. Warmer than average temperature are forecast across Europe in August, and according to this agency, अब और ज़्यादा ये इनफैक्ट प्रेडिक्शन अच्छी नहीं है। एंड व्हाइल साउदर्न यूरोप इज एक्सपेक्टिंग टू सी नॉर्मल रेनफॉल, साउदर्न यूरोप थोड़ा बेटर है, एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ड्रायर देन द नॉर्मल इन अगस्त। तो ये थोड़ा फ्यूचर फोरकास्ट के बारे में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। और आपको जो है ये डिजास्टर के अंदर और आपका ग्लोबल वार्मिंग, देन GS1 और इवन आपका जो है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एरियाज थे दैट हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस योर वाइल्ड फायर्स दिस ईयर। नेक्स्ट न्यूज है बेटा अगेन दैट इज रिगार्डिंग गुड़गांव, और कल भी हमने इस न्यूज को कवर किया था और आज इसको कंटिन्यू करते हैं बिकॉज हियर यू विल गेट मोर पॉइंट्स टू राइट अबाउट दिस कि क्यों जो है वाटर लॉगिंग बेसिकली वहां पे हुई। Now Delhi Master Plan 1962 saw Gurgaon as a place of modest urban growth. 1962 के प्लान के अंदर ये पाया गया था कि इस एरिया के अंदर जो है वो आपकी मॉडेस्ट लेवल ऑफ अर्बन ग्रोथ हो सकती है बिकॉज द एरिया हैज इवन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सो इन 1980 यहाँ पे पूरा आपको हिस्टोरिकल सेटअप और अच्छे से मिल रहा है। इन 1980 विद मारुति सेटिंग अप इट्स फैक्ट्री इन मानेसर, गुड़गांव इमर्ज एज अ इंडस्ट्रियल हब। तो मारुति फैक्ट्री के लगने के बाद तो ये इमर्ज हुआ एज अ हब। अ डिकेड लेटर विद लिबरलाइजेशन and the promise of rapid economic growth and infrastructure development, the mythical village mentioned in your Mahabharata became India's millennium city. तो ये इसका एक रेफरेंस महाभारता भी में आता है गुरुग्राम के नाम से, इसको फिर बाद में जो है वो गुड़गांव कहा गया। अब ये मिलेनियम सिटी कहने लगा और बिकॉज ऑफ योर द इवेंट ऑफ, तब हमारे पास क्या हुआ, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, राइट। एंड नाउ देन ये सिटी को मॉडल किया गया फॉर 21st सेंचुरी अर्बनाइजेशन। नाउ एवरी मॉनसून गुड़गांव विटनेस एक्सट्रीम फ्लडिंग, पर इस सिटी में हम क्या पा रहे हैं कि हर मॉनसून में फ्लडिंग होनी ही है। आज लॉन्ग ट्रैफिक जाम है, कार्स फ्लोट करती है और ये सब हमें दिखता है। ऑन दिस हैपेंस इवन दो गुड़गांव रिसीव्स ओनली अबाउट 600 mm ऑफ रेन। इतनी ज्यादा बारिश वहां पे नहीं होती, लेकिन फिर भी इतनी जो है वहां पे जो फ्लड वाटर लॉगिंग हो जाती है। एंड इन फैक्ट इन कंपैरिजन कोची रिसीव्स वेल ओवर 3000 mm ऑफ रेनफॉल। आपको यहां से ही स्टेटमेंट बना के मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोची के अंदर अगर 3000 mm रेन मिलती है और उसकी कंपैरिजन में गुड़गांव में सिर्फ 600 mm है, तो फिर भी वहां पे वाटर लॉगिंग क्यों है? यहीं से दे कैन स्टार्ट अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट। नाउ विदाउट एनी without going your under any monsoon, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों है? What makes Gurgaon home to nearly 2 million people and boasting the third highest per capita income among cities in India? This was available. तो ऐसी जगह जहाँ पे कि अराउंड 2 million people रहते हैं और तीसरा हमारा जो है हाईएस्ट पर कैपिटा एरिया है, तो इतना बुरा हाल वहाँ पे क्यों है? अब इसमें आपके ऑलरेडी वेल फॉर्म जो है वो आंसर के स्टेप्स मिलने वाले हैं। First is ignoring topography. Now यहाँ पे Aravalli's ridge है on the southern edge of Gurgaon is a natural high ground for the city. From there the land slopes downward. तो ये situated कहाँ पे है? और land जो है वहाँ पे sloping होती है towards the north, which is at the lower altitude. तो ये lower altitude पे बनाया गया है। Rain water in Gurgaon thus flows mainly from the south to the north towards the Nazafgarh Jheel in West Delhi. Then maps from 1920 show a large number of water channel in Delhi NCR. The ones in Gurgaon ran along the east-west axis. तो यहाँ पे पहले बहुत अच्छे खासे water channels थे. Before MG Road and section जो sector 56 came up, there were water channels that ran parallel to Aravali ridges. तो बहुत अच्छी प्लानिंग थी इससे पहले, अरावली ridges के साथ साथ आपके water channel थे, उसको बर्बाद करके MG Road आपका sector 56 ये सब इन्होंने बिना सोचे समझे बना दिया। Now
यहाँ पे आर्किटेक्ट अर्बन डिजाइनर जो है दैट इज सुखतेंदु बिस्वास, ही सेड एंड देयर वर नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स व्हिच कैरिड रन ऑफ वाटर जो है टुवर्ड्स व्हाट इज नाउ द वेस्टर्न एज ऑफ गुड़गांव, फ्रॉम वेयर योर water would travel further north. But these channels have all but disappeared, and subsequent urban expansion has not kept the city's topography really in mind. Now today Google Earth image show your arterial roads like Golf Course Road ran on your basically north-south axis, and this makes them ideal route for surface runoff, especially given that drains are non-existent or poorly planned. तो अभी जो बनाए गए हैं ड्रेन्स वो poorly planned है, अच्छे से मेंटेन भी नहीं है, एंड इस वजह से ही टोपोग्राफी वाज नॉट ओनली इग्नोर्ड बट आल्सो अब्यूज्ड। इग्नोर ही नहीं, पूरा का पूरा उसका आपने उसको बर्बाद कर दिया। देन सेकंड इज piecemeal planning. One reason why urban expansion in Gurgaon has not kept up with topographic reality is piecemeal nature of the planning. क्यों? This is born out of the city's unique land acquisition model, which is central to Gurgaon's growth story. From 1970s onward, the Haryana government introduced a series of laws which enable private firms to acquire land on a large scale to develop township. पहले हरियाणा ने पहले खुल के बोल दिया कि हाँ कोई भी प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे खुल के लैंड ले सकती है। The Haryana Urban Development Authority (HUDA) was created in 77 to streamline this process. Now, having developed neighborhoods such as South Extension and Kailash Colony in Delhi, Delhi Land and Finance जो है alone acquired 52 villages in the initial years. So इसमें पहले दिल्ली वाले जो है आपके DLF जैसी जो कंपनीज है उन्होंने एक्वायर कर लिया। As others player came along, now land acquisition was not carried out in uniform manner and this led to irregular plots. तो उसके बाद जब आप ये सारे लैंड को डिवाइड कर रहे हो तो कोई भी पर्टिकुलर एक सिंगल पॉलिसी नहीं है, irregular plots फॉर्म हुए and roads that led to nowhere. Then allocate decisions जो है allocative decisions from the very core of conventional urban planning which was missing in Gurgaon story from the beginning. तो ये आपका रीजन है और इसको आप रेफर कर सकते हो। विश्वास has wrote this in Gurgaon to Gurugram, a short biography in 2021. इसको आप रेफर करना। The plug and play model of urban expansion meant that roads were not built with proper gradient, ना तो roads का कोई gradient है, nor was there any big picture of thinking behind basic planning decision of the city. Then concrete everywhere. In Gurgaon, mustard fields have long made way to highway. हर जगह आपने concrete बिछा दिया and high rises. A region which once had 60 natural canals थी वहाँ पे. Critical to जो absorb its excess rain water barely had 4 today. सिर्फ 4 बची हैं उसमें से. But as concrete impervious to population has covered Gurgaon because concrete में पानी कैसे नीचे seep in करेगा? Civic authorities have failed to build a robust drainage system. Drainage system आपने कोई बनाया नहीं है, and concrete drains only add to the flooding due to their inability to absorb water. According to Vishwas, India's engineering codes have no reference besides steel and concrete. और हमारे इंजीनियर्स को concrete के अलावा steel के अलावा और कुछ समझ भी नहीं है, and is simply not something that planners consider while building a city. Then common sense solution इसमें क्या हो सकते हैं? Wonderful article for you people. Already मैं आपको बोल रही हूँ again. This is second most important article. कल भी हमने इसका एक पार्ट किया था, उसमें बहुत सारी आपके पास फर्दर टर्म्स आई थी पब्लिक वेलफेयर को लेके। अगर हो सके तो मुझे बताना कि पब्लिक को लेके कौन सी नई टर्म आई थी कि पब्लिक वेलफेयर या पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ऐसे कामों में, इसको लेके टर्म आई थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कल के हमने एक जो है वो न्यूज आर्टिकल में इसको डिस्कस किया था, तो मुझे पता लगेगा कि आप वाकई पढ़ते भी हो। Now, common sense solution क्या है? Vishwas offered that 3 common sense solutions. First, identify local green areas where there is water logging, which can then become water harvesting sites. उसको in fact log ना करके harvest करने की कोशिश करो, where runoff can be captured and allowed to seep into the ground through your aquifers or filters. Very important. Now, urban planning should be as localized as possible, Vishwas suggested. Second, creating soft drain beneath pavements and along the road. These will allow for percolation of rainwater into the soil. He suggested building French drains, trenches that are filled with gravel and perforated pipes to redirect surface and groundwater away from waterlogging. Third, sloping the road such that the water can drain off if land is surveyed efficiently and can be created such as drainage channels with gently sloping sides. So आप roads को और अच्छा बना सकते हो. So this is all for today. आज के लिए, और नेक्स्ट में आती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट न्यूज़पेपर के साथ कवरेज करते हुए। आंसर जरूर फीडबैक में देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।